डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए प्रेम सर के द्वारा सेलेक्ट किए गए BHIC 133 कोड लेके आई हूँ, जिसका टाइटल है भारत का इतिहास लगभग 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इस वीडियो में 5 ईयर के सॉल्व PYQ हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाए, जो आने वाले एग्ज़ाम जो जून और दिसंबर में होने उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं श्योर होंगे कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे स्कोर करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन की चर्चा के लिए, यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो केंद्रीय के प्रशासन थे ना, वो कैसे से किस तरह काम करते थे, उनका क्या प्रभाव था, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन अत्यंत संगठित और सुदृढ़ थे, मतलब पूरा संगठित संगठन में रहना पसंद करते, सुदृढ़ थे, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शासन को प्रभावी बनाना और साम्राज्य पर नियंत्रण बनाएंगे। शासन को प्रभावी अच्छा बनाना और साम्राज्य पर अपना नियंत्रण बनाए रखना, जिसका प्रमुख केंद्र सुल्तान होता है। जिसका जो प्रमुख केंद्र था ना, वो सुल्तान होते थे, जो सर्वोच्च शासक थे। सुल्तान के पास सैन्य, न्यायिक और प्रासंगिक शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ होती थी। मतलब सुल्तान के पास है ना, सैन्य भी, न्यायिक भी और प्रशासनिक भी शक्तियाँ थी सुल्तान के पास। और सुल्तान की सहायता के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकारी नियुक्त, मतलब सुल्तान के सहायता करने के, उसकी मदद करने के लिए कई अधिकारियों का नियुक्त हुआ, जिसमें प्रमुख थे वजीर जो वित्तीय एवं राजस्व व्यवस्था का प्रमुख, मतलब वजीर जो थे वित्तीय और राजस्व व्यवस्था के प्रमुख नेता के रूप में चुने गए थे। दीवान सेना से संबंधित मामलों को संभालते थे। दीवान जो है थे सेना से संबंधित मामलों, मतलब सेना में क्या हो रहा है, उसके कैसे क्या चाहिए, उसके बारे में मामला को देखते थे, मामलों को संभालते थे। जो सैनिकों की भर्ती और वेतन को, मतलब सैनिक के कितने भर्ती हैं, कितने पोस्ट आए हैं, उनके वेतन कितने सैलरी दिए जाएंगे, इसके बारे में भी दीवान ही देखभाल करते थे। दीवान रिसालत धार्मिक और विदेशी मामलों का प्रबंधन करते थे, जबकि दीवान ईसा शाही एवं पत्राचार और अभिलेख का कार्य देखते थे। मतलब पत्राचार, पत्र अभिलेख और इस सब का काम कौन देखते थे, दीवान ईसा ये सारे काम देखते थे। न्याय के लिए कौन थे, गाजी उल कुतान सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। मतलब न्याय के लिए भी एक बोलो तो उसके गठन के लिए, उसको देखभाल के लिए एक आदमी को एक राजा के रूप में चुना गया, उसका नाम था काजी उल कुजात, सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। इसके अलावा भी कौन थे, मोहतसिब बाजारों की निगरानी और नैतिकता को बनाए रखने का कार्य करते थे। यानी कि बजाय में न्याय शांति व्यवस्था बनी रहे, ये नैतिकता बनी रहे, किसी में लड़ाई झगड़ा ना हो, ये सब के बारे में वो देखभाल करते थे, उनका कार्य यही था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत, मतलब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर केंद्रीय प्रशासन विभिन्न विभागों और अधिकारियों के माध्यम से सुचारू रूप से कार्य करता था। अच्छी तरह से, मतलब विभिन्न लोगों के माध्यम से, विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से ये सुचारू रूप से अच्छे ढंग से कार्य करता था, जिससे प्रशासन बहुत मजबूत और प्रभावी बनी। प्रशासन मजबूत बनी और बहुत अच्छी तरह से चली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के काल के राजनीतिक इतिहासकारों पर एक लिख, मतलब मुगल के काल में कौन कौन से राजनीतिक इतिहासकार थे, उनके बारे में चर्चा करना है, उनके बारे में एक निबंध टाइप में लिखना है। तो मुगल के काल में इतिहास लेखक में समृद्ध परंपराएं विकसित हुई, मतलब मुगल के काल में जो इतिहास लेखन में समृद्ध परंपराएं विकसित हुई है, जिसे
कॉनिकल्स कहा जाता है। कॉनिकल्स का मतलब क्या है? घटनाओं को लिखना, घटनाओं के बारे में जिस चीज़ में लिखा होता है उसे कॉनिकल्स कहते हैं। मतलब घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण, घटनाओं का विस्तृत रिकॉर्ड जिसमें होता है उन्हें कॉनिकल्स कहते हैं। ये ग्रंथ मुख्यतः दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए थे। मतलब ये जो कॉनिकल्स ग्रंथ है ना, वो मुख्यतः दरबारी इतिहासकारों के द्वारा लिखे थे, जिनका उद्देश्य शासकों के शासन, प्रशासन, युद्ध और उपलब्धि का वर्णन करना था। मतलब कॉनिकल्स में क्या था? शासनों के शासन, प्रशासन, उसमें युद्ध, उसकी उपलब्धि, क्या क्या उन्होंने हासिल किया, इसके बारे में वर्णन करना था। इस काल में प्रमुख इतिहासकार में अबुल फजल का विशेष स्थान था। मतलब इस काल में जो प्रमुख इतिहासकारों में एक अबुल फजल नाम के इतिहासकार के उनके विशेष स्थान थे। उनकी कृतियाँ क्या थी? अकबरनामा, आईन अकबरी, अकबर के शासन प्रशासन नीतियों का विस्तृत विवरण देती है। मतलब अकबरनामा और आईन अकबरी में अकबर के शासन काल में क्या हुआ, उसकी नीतियों का किस तरह विस्तार हुआ, इसके बारे में विस्तृत विवरण, अच्छे तरह से विवरण उसमें दिया हुआ है अकबरनामा और आईन अकबरी में। दूसरी ओर बदायूनी ने उन्होंने अपनी एक कृति लिखी जिसे कहते हैं मुल्खत उत तवारिक। मतलब मुनकब उत तवारिक में अकबर के धार्मिक नीतियों की आलोचना की गई। मतलब अकबर के जो नीति चलाई थी, धार्मिक नीति, उसकी कुछ आलोचना की गई है बदायूनी की कृति में, जिसमें हम एक अलग दृष्टिकोण मिलता है। मतलब उसमें बदायूनी के कृति में पढ़ने पर हमें एक अलग ही दृष्टिकोण मिलता है। इस प्रकार निजामुद्दीन अहमद की ताकाब एक अकबरी, मतलब निजामुद्दीन अहमद ने एक कृति लिखी, उसका नाम था तकात ए अकबरी। प्रारंभ से अकबर काल का इतिहास मतलब शुरू से ही अकबर के काल के इतिहास को उसमें लिखा गया और प्रस्तुत करती है। ये गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा में हुमायूं के जीवन, दरबार सजीव वर्णन किया गया। मतलब हुमायूं नामा में गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखे थे, जिसमें हुमायूं के जीवन, दरबार का सजीव वर्णन किया गया है। वहीं सम्राट जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी भी महत्वपूर्ण है। मतलब किसकी? जहांगीरी की आत्मकथा जो है ना, तुजुक ए जहांगीरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन रोशनी की विशेषता यह है कि यह इन रोशनी है जिसमें सभी घटनाओं का विवरण लिखा होता है। इसकी एक विशेषता यह है कि शासकों के दृष्टिकोण से लिखे गए इसलिए इनमें कुछ पक्षपात, मतलब शासकों के दृष्टिकोण से लिखे गए ना, इसमें कुछ पक्षपात है। कई अलग राजाओं के प्रति पक्षपात इसमें लिखे गए हैं। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मुगल काल के यह इतिहासकार उस समय के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। हालांकि इसका अध्ययन आलोचनात्मक दृष्टि से आवश्यक है। मतलब इसका जो अध्ययन करना हमें थोड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी इसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भारत के किस प्रकार से राजपूत अपने स्वराजतंत्र स्थापित करने में सफल हुए? मतलब उत्तर पश्चिमी भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग है उसमें राजपूतों ने अपना राजतंत्र को किस तरह स्थापित करने में वो सफल हुए हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो उत्तर पश्चिम भारत के राजपूतों ने 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने राजतंत्र को स्थापित किया। कब किया उन्होंने अपने राजतंत्र को? 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उन्होंने अपने राजतंत्र को स्थापित किया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई है। राजा हर्षवर्धन थे, उनके देहांत के बाद जो है ना, भारत की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उभरना का अवसर मिला। मतलब क्षेत्र के शक्तियों जो थे, छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्ति, उसको उभरने का, उनको अपने अवसर को दिखलाने का मौका मिला। तो इसी परिस्थिति के लाभ उठाकर राजपूतों ने विभिन्न राज्यों की स्थापना की। मतलब यही जो अवसर मिले उसकी उन्होंने लाभ उठाया राजपूतों ने, और विभिन्न राज्यों की उन्होंने स्थापना की। राजपूतों की सफलता का मुख्य कारण उनकी सैन्य शक्ति, वीरता थी।
क्या थी, मतलब राजपूतों की एक सैन्य शक्ति, उसको वीरता की कहानी थी, ही उसकी ये सफलता का मुख्य कारण बना। वे युद्ध कला में निपुण थे, उन्होंने युद्ध में निपुण थे, उन्हें जल्दी कोई हरा नहीं सकता। अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। साथ ही उन्हें मजबूत किलो जिसको कहते हैं दुर्गों का निर्माण किया, जैसे कि चित्तौड़, रणभोर। उन्होंने चित्तौड़ और रणभोर, जिससे उनकी सुरक्षा और शक्ति बढ़ी। उनसे न क्या हुई, चित्तौड़ और रणभोरत से उनकी सुरक्षा और शक्ति बढ़ी है। ये राजपूतों ने वंशीय परंपरा और क्षेत्रीय गौरव को भी महत्वपूर्ण दिया। मतलब राजपूतों ने क्या किया, वंशीय परंपरा और क्षेत्रीय गौरव को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया, महत्व दिया है उनको भी, जिससे जनता ने उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, जनता में उसकी क्या हुई, प्रतिष्ठा बढ़ी और शासन को वैधता मिली है। शासन को क्या मिली, वैधता, उसका पहचान हुआ, उसको स्थान मिला, वैधता मिली। उन्होंने स्थानीय जनजातियों और समुदाय को अपने साथ मिलाकर सामाजिक आधार पर मजबूत किया। मतलब क्या किया उन्होंने, अपने समुदाय के लोगों को और जनजातियों को, आसपास के लोगों को, स्थानीय लोगों को मिलाकर आधार को मजबूत किया। उन्होंने सब कुछ के साथ मिलकर चलना ठीक समझा। तो इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, इसके अलावा क्या है, भौगोलिक स्थिति, रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र ने भी उन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाने, मतलब क्या थी, भौगोलिक स्थिति पर प्राकृतिक का दिया हुआ मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, मतलब बाहर से कोई आक्रमण करे उससे बचाव के लिए, आक्रमण से बचाव में मदद मिली है वो सब क्षेत्रों के कारण से। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति, मजबूत किले, सामाजिक समर्थन और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राजपूतों उत्तर पश्चिम भारत में सफलतापूर्वक अपने रास्ते स्थापित कर सके। मुगल भू राजस्व प्रणाली पर एक लिख, मतलब मुगलों के भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, इसके पे हमें एक लिखना है। तो मुगल के भू राजस्व प्रणाली राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। क्या भू राजस्व प्रणाली राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत थी। इस व्यवस्था को विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में सुव्यवस्थित किया गया था। मतलब भू राजस्व प्रणाली जो थी ना, अकबर के शासनकाल में सुव्यवस्थित किया गया था, अकबर के शासनकाल में लाया गया था। हाँ, उसके वित्त मंत्री कौन थे, टोलरमल ने राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया है। अकबर के जो वित्त मंत्री थे टोलरमल ने, उन्होंने भू राजस्व प्रणाली में अत्यधिक सुधार किया है। टोलरमल ने जब्ती प्रणाली लागू की है। टोलरमल ने क्या, एक जब्ती प्रणाली लागू की है जिसमें भूमि की माप कर उसकी उपज का आकलन किया जाता है। मतलब भूमि की मापन या मापने से उसकी उपज का आकलन किया जाता था, जिसके आधार पर किसानों से निश्चित कर वसूला जाता था। अत्यधिक एक निश्चित कर, कितना उपज हुआ है उसके हिसाब से ही उस कर या टैक्स वसूल किया जाता था। तो भूमि को उसकी उपज के अनुसार वर्गीकृत किया गया और औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया गया। मतलब जितना कर बनता था उतना ही कर वसूला गया, उससे अधिक फालतू कर नहीं उछला गया है। तो सामान्यतः किसानों के उपज का लगभग 1/3 कितना, 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मतलब किसान की जितनी उपज होंगी ना, उसके जैसे 4 हिस्से हुए थे, 1 हिस्सा कर राजाओं को लेते थे। मुगलों ने तहसाला प्रणाली भी अपनाई। मुगल ने कौन से, तहसाला प्रणाली, जिसमें पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर या टैक्स को तय किया जाता था, जिससे किसानों पर अचानक बोझ ना पड़े। कर नगद या अनाज दोनों के रूप में लिया जाता, मतलब कर जो है नगद कैश के रूप में भी लिया जा सकता था या वो अनाज के रूप में भी ले सकते थे। अनाज भी आप दे सकते हैं या कैश भी दे सकते थे। तो इस व्यवस्था के संचालन के लिए कौन आए, अमीन, कानूनगो और पटवारी। कौन, अमीन, कानूनगो और पटवारी जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
ही। तो कर टैक्स के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसे अमीन इन कानूगो और पटवारी कहा जाता है। तो भू राजस्व प्रणाली संगठित और वैज्ञानिक थी, जिसने राज्य की आय बढ़ाई, लेकिन कभी कभी अधिक कर के कारण किसानों पर भार बढ़ा। मतलब कभी कभी जो अधिक कर लिया जाता है उसके कारण किसानों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती थी, किसानों पर भार बढ़ रहा था। और 5वां क्वेश्चन है, एकाधिकार व्यापार के विशेष संदर्भ में भारत के में पुर्तगाली व्यापार के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। यानी कि एकाधिकार व्यापार के विशेष मतलब संदर्भ में, उसी के संदर्भ में भारत में जो पुर्तगाली व्यापार का स्वरूप हुआ था उसके बारे में परीक्षण करना है, उनके बारे में जानना है। तो भारत में पुर्तगाली का आगमन वास्को द गामा द्वारा 1948 में कालीकट पहुंचने के साथ हुआ। मतलब पुर्तगाली किसके साथ आए थे? वास्को डी गामा के द्वारा 1948 में कालीकट पहुंचने के साथ बता। इसके बाद पुर्तगाली ने भारतीय समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब पुर्तगाली जो है ना, भारतीय समुद्री व्यापार, समुद्र के द्वारा जो व्यापार होता था उन पे एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किए थे। कौन? पुर्तगाली, जो वास्को डी गामा के साथ भारत आए थे। तो पुर्तगाली की व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? समुद्री मार्ग पर नियंत्रण और व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करना। उन्होंने अरब और अन्य एशियाई व्यापारियों को हटाकर मसालों के व्यापार, विशेषकर काली मिर्च, मतलब छोटे छोटे मिर्च होते हैं, काली मिर्च पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने समुद्र पर अपनी नौसैनिक शक्तियों को मजबूत किया। मतलब समुद्र के तट पर उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्तियों को मजबूत किया है। उन्होंने काटाज प्रणाली लागू की। कौन सी प्रणाली लागू की है? काटाज प्रणाली, जिसके तहत भारतीय महासागर में व्यापार करने वाले जहाज़ों को पुर्तगाली से अनुमति पत्र लेना अनिवार्य था। मतलब जो महासागर पे जो व्यापार करते हैं जो जहाज़ ना, पहले वो पुर्तगाली से अनुमति लेंगे, अनुमति पत्र लेंगे, उसके बाद ही वो वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। बिना काटाज के जहाज़ को टूल दिया जाता था। मतलब टूल लिया जाता था जहाज़ों से, या क्या नष्ट कर दिया जाता। मतलब जहाज़ों से टूल लिया जाता था, नहीं तो जहाज़ को नष्ट कर दिया जाता था। पुर्तगाली ने गोवा द्वीप और दमन जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जहां किले और फैक्ट्रियां बनाई गई। मतलब गोवा, दमन और द्वीप में किले और फैक्ट्रियां बनाई गई। वहाँ जो प्रमुख बंदरगाह थे गोवा और दमन द्वीप के, वहीं पे अपना नियंत्रण को स्थापित किया पुर्तगालियों ने, और किले, फैक्ट्रियां को स्थापना किया। हालांकि उनकी कठोर नीतियों और अन्य यूरोपीय शक्ति, डच और इंग्लिश के आगमन के कारण उनका एकाधिकार अधिक समय तक नहीं टिका। मतलब जो उनके जो यूरोपीय शक्ति थी और की कठोर नीति थी, उसके कारण उनका एकाधिकार अधिक समय तक नहीं टिका भारत में। तो हम कह सकते हैं कि पुर्तगालियों का व्यापार एकाधिकार और नियंत्रण पर आधारित था, जिसमें उन्होंने आरंभ से पहले उन्हें सफलता दिलाई, लेकिन बाद में प्रतिस्पर्धा के कारण उनका प्रभुत्व कम हो गया। मतलब पहले तो उन्हें सफलता मिली, उसके बाद धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई तो उनकी पतन होने शुरू हो गया। उनके प्रभुत्व जो थे उनका नियंत्रण वो होना कम हो गया। मुगल वास्तुकला के मुख्य विशेषता पर चर्चा, यानी कि मुगलों की वास्तुकला है ना, उसकी विशेषता क्या है इसके बारे में जाना गया। तो मुगल वास्तुकला भारतीय, फारसी एवं मध्य एशिया शैली का उत्कृष्ट समन्वय है। मुगलों की तो वास्तुकला भारतीय, फारसी और मध्य एशिया शैलियों का उत्कृष्ट समन्वय है, जिसका विकास विशेष रूप से अकबर और जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। मुगल वास्तुकला
का विकास कब हुआ? अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इन शैलियों का प्रमुख विशेषता इसकी भव्यता, संतुलन और सौंदर्य है। मतलब उसकी भव्यता, उसको देखने में कई सारे उसका संतुलन था। मुगलों इमारतों में बड़े बड़े गुंबद, मुगल की इमारतों में क्या थे? बड़े बड़े गुंबद, ऊंची मीनार, सुंदर मेहराबों का प्रयोग किया गया था, जो देखने में ही अत्यंत सुंदर लगता था, जो उसकी विशिष्ट पहचान थी। मतलब कोई उसको देख के ही उसके ऊपर मोह जाए, उसकी विशिष्ट पहचान थी वो। इमारतों में लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर का व्यापक उपयोग किया था। मतलब लाल कलर के बालू और सफ़ेद संगमरमर जो धूप पड़ने पे चमकते हैं, उसका विशेष व्यापक उपयोग किया गया था। विशेषकर शाहजहां के समय में संगमरमर का अधिक उपयोग किया गया था। किसके समय में? शाहजहां के समय में संगमरमर का अधिक उपयोग देखने को मिलता था। तो मुगल वास्तुकला एक महत्वपूर्ण विशेषता, मुगल वास्तुकला क्या है? एक महत्वपूर्ण विशेषता जो बाग योजना है जिसमें बागों के चारों भाग में विभाजित किया, जिसमें बागों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, और उसमें जल धाराओं और फुलावों का समावेश है। मतलब जल की धाराओं, फुलावों, मतलब जल की फुलावों, मतलब ऊंचे जो उड़ते हैं पानी के बूंद, उसका समन्वय होता है। तो सजावट की दृष्टि से क्या? जराऊ कम नक्काशी, फूल पत्तियों का डिजाइन, कुरान की आयतों का सुंदर आकलन किया गया है। मतलब वहाँ पे डिजाइन बहुत सुंदर किया गया है। कुरान की आयतों का सुंदर आकलन किया गया, फूल पत्ती, नक्काशी, सबका डिजाइन वहाँ पे किया गया है। तो प्रमुख उदाहरण में इसके कुछ उदाहरण है: ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, लाल किला। मतलब इसके प्रमुख उदाहरण में क्या है? आगरा के ताजमहल, फतेहपुर का सीकरी, दिल्ली का लाल किला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुगल वास्तुकला अपनी भव्यता, कलात्मक और संस्कृत समन्वय के कारण भारतीय स्थापत्य कला का समन्वय अध्ययन मानी जाती है। मतलब मुगल वास्तुकला जो है ना, अपनी भव्यता, अपनी सुंदरता के कारण, अपनी संस्कृति समन्वय के कारण ही भारतीय स्थापत्य कला का संवर्णनीय अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाती है। और 7वां नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत को समझने में क्षेत्रीय इतिहास के महत्व की व्याख्या करें। यानी कि मध्यकालीन भारत को समझना जो है ना, उसको समझने में क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व, अपने क्षेत्र के इतिहास के बारे क्या महत्व थे, मध्यकालीन भारत को समझने में इसके बारे में चर्चा करना है, इसके महत्व को जानना है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए क्षेत्रीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। मतलब क्षेत्र के इतिहास का ना क्या था? अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। यह केवल बड़े साम्राज्यों जैसे दिल्ली सल्तनत, मुगल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विशेषताओं को भी उजागर करता था। मतलब क्या था? विशेष रूप से विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को उजागर करता है। और क्षेत्रीय इतिहास हमें यह समझाने में मदद करता है कि भारत के अलग अलग भागों में किस प्रकार स्थानीय शासकों जैसे राजपूत, मराठा, दक्षिण भारत के राज ने अपने अपने शासन स्थापित किए और विकसित किए। इससे हमें स्थानीय प्रशासन, आर्थिक व्यवस्था और समाज के संचालन की स्पष्ट जानकारी मिलती थी। इससे हमें क्या थी? अपने स्थान के जो प्रशासन है, अपने जो कानून व्यवस्था है, उसकी आर्थिक व्यवस्था, समाज की संरचना किस तरह हो रही है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से हमें जानकारी मिलती थी। तो इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय इतिहास के स्थानीय भाषाओं, साहित्य, कला और संस्कृति का विकास का भी ज्ञान। मतलब अपने स्थान के लोगों में कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं, कौन कौन से साहित्य हैं, कला है, कौन कौन सी संस्कृति अपनाए गए हैं, इसके बारे में भी इसके ज्ञान हमें होता था। उदाहरण के लिए भक्ति आंदोलन,
सूफी आंदोलन विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग रूप में विकसित हुए। मतलब अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न रूप से ये विकसित हुए, जो क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। मतलब क्षेत्र की विविधता, मतलब भक्ति आंदोलन कहीं और विकसित हुए, सूफी आंदोलन, अलग अलग क्षेत्र की विविधताओं को ये दर्शाता है। तो यह इतिहास हमें आम जनता के जीवन, उनकी परंपराओं और रीति रिवाजों को समझने का अवसर देता है, जो दरबारी इतिहासों में अक्सर नहीं मिलता। मतलब दरबारी इतिहासों में नहीं मिलता है अक्सर। तो हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि क्षेत्रीय इतिहास मध्यकालीन भारत की विविधता, उदाहरण की विविधता, सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे अधिक व्यापक और वास्तविक बनाता है। मतलब अधिक व्यापक और वास्तविक इसको बनाता है। 13वीं से 15वीं शताब्दी तक पूर्वी भारत के क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव की संक्षेप में चलेगी। मतलब 13वीं से 15वीं शताब्दी में जो पूर्वी भारत के क्षेत्रीय शक्ति जो का उद्भव हुआ है, उसके बारे में हमें समझना है, संक्षेप में उसके बारे में बताना है। तो 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो बंगाल, उड़ीसा और असम में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। इसका मुख्य कारण दिल्ली सल्तनत की केंद्रीयता, सत्ता कमजोर होना और दूरस्थ क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण कम होना। मतलब दूर के क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण कम हुआ और दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय सत्ता का कमजोर हुआ। तो बंगाल में स्वतंत्र सुल्तानों ने अपनी सत्ता स्थापित की। बंगाल में स्वतंत्र सुल्तानों ने क्या की? अपनी सत्ता स्थापित की, जहाँ के शासक को ने दिल्ली से अलग होकर स्वतंत्र शासन चलाया और प्रशासन तथा संस्कृति का विकास किया। उड़ीसा में कपिलदेव के नेतृत्व में गजपति वंश शक्तिशाली बना। मतलब किसके नेतृत्व में? कपिलदेव के नेतृत्व में गजपति वंश शक्तिशाली बना, जिससे व्यापक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हुआ। असम में अहोम वंश का उदय हुआ। असम में कौन से वंश का उदय हुआ? अहोम वंश का उदय हुआ, जिसकी स्थापना सुखापा ने की। इस वंश ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार मजबूत प्रशासन और सेना विकसित की, जिससे वे लंबे समय तक स्वतंत्र रहे। मतलब कई लंबे समय तक वो स्वतंत्र रहे। इन क्षेत्रीय शक्तियों ने स्थानीय सांस्कृतिक, भाषा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया, साथ ही इन्हें बाहरी आक्रमणों का भी सामना किया। मतलब इन्होंने बाहरी आक्रमणों का अपनी पहचान को बनाए रखी। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 13वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय राजनीतिक विखंडन का परिणाम था, जिसने भारतीय इतिहास के क्षेत्रीय विविधता और सशक्त स्थानीय शासन को जन्म दिया है। और नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन का विश्लेषण कीजिए। मतलब विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तो स्थानीय प्रशासन है, उसका विश्लेषण करना है। तो दक्षिण भारत में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन अत्यंत संगठित और प्रभावी। मतलब विजयनगर कहाँ पे से? दक्षिण भारत में स्थापित है विजयनगर। उसका प्रशासन अत्यंत संगठित और प्रभावी था, जिसका उद्देश्य गांव और प्रांत स्तर पर शासन को सुचारू रूप से चलाना था। साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया था, जैसे नाडु, सीमा जिसको जिला और ग्राम कहते हैं। तो ग्राम प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी। ग्राम प्रशासन जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण इकाई था, जहाँ स्थानीय समस्याओं का समाधान किया जाता था। मतलब स्थान के जो समस्याओं थे, लोगों के जो समस्याओं से उसका निवारण, उनका समाधान किया जाता था। किसमें? तो ग्राम में तो जाता था। गाँव में पंचायत कार्य करती थी।
अभी भी गाँव में पंचायत जैसी संस्थाएं ही गाँव के मामलों को सुलझाती है। तो वही विजयनगर साम्राज्य में भी गाँव में पंचायत व्यवस्था संस्थाएं कार्य करती थी, जो कर संग्रह न्याय व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती थी। स्थानीय प्रशासन में नायक प्रणाली विशेष महत्व थे। मतलब स्थानीय प्रशासन में नायक प्रणाली का विशेष महत्व था। नायक सैन्य अधिकारी होते थे जिन्हें भूमि दी जाती थी। मतलब नायक को सैन्य अधिकारी होते थे, उन्हें भूमि दी जाती थी। वे अपने क्षेत्र में कर वसूल करते थे। मतलब उनको जो क्षेत्र होते थे वहाँ पे टैक्स को वसूलते थे, कर वसूलते थे, और बदले में उन्हें सेना उपलब्ध कराते थे। इस व्यवस्था में अमर नायक प्रणाली का इस व्यवस्था को अमर नायक प्रणाली कहा जाता है। स्थानीय अधिकारी जैसे मेरठ और कन्नौज भूमि का रिकॉर्ड रखते थे। मतलब स्थानीय अधिकारी थे पेटल और कर्नम जो भूमि का रिकॉर्ड रखते थे और राजस्व संग्रह में सहायता करते थे। इन प्रशासन की विशेषता थी कि इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक थी, जिससे शासन प्रभावी और स्थिर रहा। मतलब इसमें क्या थी, स्थानीय लोगों की भागीदारी सबसे अधिक थी, जिससे शासन बहुत ही प्रभावी और स्थिर रहा। तो विजयनगर का स्थानीय प्रशासन विकेंद्रीकृत होते हुए भी मजबूत थे। मतलब वो उसका विखंडन होते हुए वो मजबूत थे, जिससे साम्राज्य का दीर्घकालीन तक स्थिरता प्रदान थी। साम्राज्य में अधिक से अधिक समय तक दीर्घकाल तक स्थिरता प्रदान थी साम्राज्य को। कौन से साम्राज्य को? विजयनगर साम्राज्य को। तो दिल्ली के सुल्तान के अधीन भू राजस्व प्रणाली लिखी। मतलब दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भू राजस्व प्रणाली है वो कैसे थे उसके बारे में चर्चा करना है। तो दिल्ली सल्तनत के कालों में भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत है। मतलब भू राजस्व ही दिल्ली सल्तनत के काल में जो भू राजस्व थे वही राज्य के आय के एक प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख स्रोत था। सुल्तानों ने भूमि से कर वसूली के लिए संगठित व्यवस्था विकसित की। प्रारंभिक काल में कर वसूली अधिकतर इक्ता प्रणाली पर आधारित थी। मतलब प्रारंभिक काल में जो कर वसूली थी ना, अधिकतर इक्ता प्रणाली पर ही आधारित थी, जिसमें अधिकारियों का क्षेत्र इक्ता सौंपा जाता था और वे जहाँ से राजस्व वसूलते थे। मतलब वहाँ से ही राजस्व कर को वसूलते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किया। उन्होंने भूमि की माप कराई, उपज के आधार पर कर निश्चित किया। सामान्यतः किसानों में उपज का लगभग आधा भाग कर के रूप में लिया जाता। मतलब किसानों से ना भूमि में जितना उपज हो उसके आधे मतलब 1/2 हिस्सा वो लेते थे। तो उन्होंने बिचौलिया, मतलब बिचौलिया किसे कहते हैं? जमींदारों को जो जमीन देते हैं अपनी खेती करने के लिए, उन्हें बिचौलिया कहते हैं। बिचौलिए की शक्ति को कम कर सीधे किसानों से कर वसूली की व्यवस्था को मजबूत, मतलब सीधे किसानों से ही कर वसूली की व्यवस्था को मजबूत किया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भू राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए, लेकिन उनकी नीतियाँ कई बार असफल। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने भी भू राजस्व व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी नीतियाँ जो है ना, उन्होंने जितनी भी नीतियाँ बनाई कई बार असफल हुए। वो ये नीतियों पर अपने भू राजस्व को मजबूत करने की हर नीति उनके असफल होते जा रहे दिखते थे। राजस्व वसूली के लिए अमीन, मुकदमा और खोत जैसे स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त किए जाते थे। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व प्रणाली संगठित थी, परंतु अधिक कर और कठोर नीति के कारण किसानों पर भारी बोझ पड़ता था, जिससे कभी कभी असंतोष भी उत्पन्न होती थी। किसानों को है ना असंतोष उत्पन्न होता था।
मुगल काल के दौरान भारत के अंतर्देशीय व्यापार पर मतलब मुगल काल के जो दौरान थे भारत के अंतर्देशीय व्यापार थे वो कैसे थे इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो मुगल काल में भारत का अंतर्देशीय या आंतरिक व्यापार अत्यंत विकसित और सक्रिय था। विशाल साम्राज्य, शांति, सुव्यवस्थित प्रशासन के कारण व्यापार को बढ़ावा मिला। विशेष रूप से अकबर के शासन काल में सड़कों, सलाइयों और डाक व्यवस्था का विकास हुआ, जिससे व्यापारीय गतिविधि तेज हुई। जिससे क्या है, व्यापार की गतिविधि तेज हुई। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। उत्तर भारत से क्या, अनाज, कपास, कपड़े, बंगाल से रेशम और चावल। उत्तर भारत से अनाज, कपास, कपड़े, बंगाल से क्या क्या आते थे, रेशम, चावल। गुजरात से मसाले, वस्त्र एवं दक्कन से घोड़े और धातु की व्यापार होता था। प्रमुख व्यापारियों केंद्रों पर आगरा, लाहौर, दिल्ली, बनारस, अहमदाबाद शामिल थे। ये सब प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। व्यापारियों ने बनिया, मालवाड़ी और मुस्लिम व्यापारी प्रमुख थे। बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे और हुंडी प्रणाली के माध्यम से धन का सुरक्षित लेन देन करते थे, जो आधुनिक बैंकिंग पर प्रारंभिक रूप है। मतलब हुंडी प्रणाली जो ना अभी जो आधुनिक बैंकिंग का प्रारंभिक रूप है हुंडी प्रणाली। मुगल शासकों ने व्यापार पर अपेक्षाकृत कम कर लगाए और सुरक्षा प्रदान की, जिससे व्यापारी मार्ग को प्रोत्साहन मिला। तो मुगल काल में अंतर्देशीय या आंतरिक व्यापार संगठित, विस्तृत, समृद्ध था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अपना निभाया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासक के दौरान नई प्रौद्योगिकी के विकास पर एक टिप्पणी लिखी है। मतलब मुगल शासक के दौरान जो नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ उस पर हमें एक टिप्पणी लिखना है। तो मुगल काल में विभिन्न क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी का विकास, मुगल काल में कई नई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, जिससे प्रशासन, सैन्य शक्ति, कृषि उद्योग को प्रभावित किया। विशेष रूप से बाबर के साथ भारत में बारूद और तोपखाने का प्रभावी उपयोग शुरू हो गया, जिससे युद्ध प्रणाली में बड़ा परिवर्तन हुआ। मतलब बारूद और तोपखाने से युद्ध प्रणाली में बहुत ही अधिक बड़ा परिवर्तन आया है। मुगलों ने तोपों, बंदूक, किलाबंदी तकनीक को विकसित किया। मतलब मुगल ने किसको, तोपों, बंदूक और किलबंदी तकनीक को विकसित किया। इसने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और बड़े साम्राज्य का स्थापना कर सके। उन्होंने अपने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुए। तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई के साधन जैसे कुएं, नहर और रहट का प्रयोग बढ़ा, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। वस्त्र उद्योग में कताई और बुनाई की तकनीक में सुधार हुआ, जिससे सूती और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। कौन कौन से वस्त्र का उत्पादन बढ़ा? सूती और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। निर्माण कार्यों में भी नई तकनीकों का परिवहन हुआ, जैसे गुंबद, मेहराब और जराऊ कला, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण ताजमहल है। मतलब गुंबद, मेहराब और जराऊ कला का ना उसका उत्कृष्ट बहुत बड़ा उदाहरण है अपना आगरा का ताजमहल है। आगरा का ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था मुगल के काल में ही। कागज निर्माण और मुद्रा जैसी तकनीकों का भी सीमित विकास हुआ।
जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुविधा हुई। प्रशासनिक के कार्यों में क्या हुई? सुविधा हुई। तो मुगल काल में प्रौद्योगिकी का विकास धीरे धीरे लेकिन प्रभावी रूप से हुआ, जिसने सैन्य, कृषि और शिल्प क्षेत्रों को सशक्त बनाया। किसको सशक्त बनाया है? शिल्प को, सैन्य शक्ति को और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाया है। मुगल मराठ संबंध पता क्या? मतलब मुगल और मराठ का संबंध कैसा था, इस पे हमें चर्चा करना है। तो मुगल और मराठ का संबंध 17वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। मतलब किसमें? 17वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रारंभ में मराठों का उदय शिवाजी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? शिवाजी के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उनका मुख्य संघर्ष औरंगजेब के साथ था। मतलब शिवाजी का मुख्य संघर्ष किसके साथ? औरंगजेब के साथ था। शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों को चुनौती दी और नई किले पर कब्जा किया। मतलब कई किले पर उन्होंने कब्जा किया था। 1665 में, कब? 1665 में पुरनबंद का संधि हुई है। पुरनबंद की संधि कब हुई? 1665 में हुई थी, लेकिन यह अस्थायी नहीं रही और संघर्ष जारी रहा। मतलब यह अस्थायी नहीं, बाद में भी संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब क्या है? मराठों को दबाने के लिए लंबे समय तक दक्षिण में अभियान चलाए, जिससे मुगल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। शिवाजी के बाद भी मराठों ने संघर्ष जारी रखा और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। मतलब शिवाजी के जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद भी मराठों ने अपने संघर्ष को जारी रखा, उन्होंने ख़त्म नहीं किया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया, बढ़ाई अपनी शक्ति को। 18वीं शताब्दी में मराठ शक्ति और अधिक मजबूत हुई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर, मतलब मुगल साम्राज्य की कुछ कमजोरी थी उन्होंने लाभ उठाकर उत्तर भारत तक अपना फैलाव, मतलब अपना जो क्षेत्र थे उनके बढ़ा कर लिए अपना फैलाव फैलाया। तो मुगल मराठ संबंध मुख्यतः संघर्षपूर्ण रहे हैं, जिसने मुगल साम्राज्य के पतन और मराठ शक्ति का उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुगल के अधीन कृषि व्यवस्था पर विश्लेषण कीजिए। मतलब मुगल के अधीन जो कृषि व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में जानना है। तो मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था के आधार कृषि थी। मतलब मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या थी? कृषि थी। अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। राज्य का आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। मतलब राज्य के आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व कृषि ही था। विशेष रूप से अकबर के शासन काल में कृषि व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित किया गया। भूमि की माप और उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। मतलब भूमि की माप और उपज के आधार पर ही किसानों से कर वसूला जाता था। तहसाला प्रणाली के अंतर्गत पिछले कितने वर्षों के? 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। किसानों से सामान्यतः उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। मतलब किसानों से क्या? 1/3, मतलब 1/3 भाग किसानों से कर के रूप में वसूला जाता था। कृषि उत्पादन में क्या मुख्य रूप से क्या होते थे? गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा जैसी खाद्यान्न फसलें प्रमुख थी। जबकि कपास, नीम और गन्ना जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती थी। प्रमुख तो गेहूँ, चावल, जौ, मक्का थी, लेकिन नकदी फसल के रूप में कपास, नील, गन्ना की उपज होती थी। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर का उपयोग किया जाता था, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। किसानों को क्या? रैयत कहा जाता था।
लेकिन उन पर कर का बोझ अधिक होता था। रैयतों पर क्या होता है, कर के बोझ अधिक होते थे, जिससे उनकी स्थिति कई बार कठिन हो जाती थी। ये किसानों की स्थिति कठिन हो जाती थी। तो मुगल काल में कृषि अर्थव्यवस्था संगठित और उत्पादक थी, जिसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया। परंतु किसानों पर कर का दबाव एक प्रमुख समस्या बन गई। मतलब कर जो वसूला जाता था ना किसानों पर, वही सबसे बड़ा समस्या भारी पड़ता था किसानों को। मुगल के अधीन समुद्री व्यापार पर एक निबंध लिखिए या कुछ व्यापार के बारे में बताइए। तो मुगल काल में समुद्री व्यापार भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। मतलब मुगलों का व्यापार था ना, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। यद्यपि मुगल शासक स्वयं समुद्री शक्ति पर अधिक ध्यान दें। मुगल शासक हैं समुद्री शक्ति पर अपना अधिक ध्यान नहीं देते थे। फिर भी भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों से व्यापक व्यापार होता था। और अकबर और बाद के शासकों के समय व्यापार को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिला, जिससे व्यापारिक गतिविधि बढ़ी। भारत से कपास के वस्त्र, मसाले, नील, रेशम और चीनी का निर्यात था, जबकि घोड़े, सोने, चांदी और विलासिता की वस्तुएं आयात की जाती थी। प्रमुख बंदरगाहों में सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली शामिल थे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र थे। इस काल में यूरोपीय शक्तियों का भी आगमन हुआ। जैसे कि यूरोपीय शक्ति के रूप में कौन? पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी, जिन्होंने समुद्री मार्ग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। विशेष रूप से पुर्तगाली ने प्रारंभ में समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करने का प्रयास। उन्होंने सबसे पहले क्या? समुद्री मार्ग पर अपने नियंत्रण करने का प्रयास किया। भारतीय व्यापारी जैसे गुजराती और बंगाली व्यापारी समुद्री मार्ग में सक्रिय थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों से संबंध बनाया। तो मुगल काल में समुद्री व्यापार समृद्ध और विस्तृत था। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर जाना, मुगल काल समुद्री व्यापार कैसा था? समृद्ध था और विशिष्ट था, जिसने भारत के वैश्विक व्यापार नेटवर्क से जुड़ा था। हालांकि इसका नियंत्रण धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों के हाथों में चला गया। मुगल शासन के दौरान खेती के विभिन्न साधनों और तरीके, मतलब मुगल काल में खेती के कौन कौन से साधन थे, कौन कौन से तरीके थे, इनके बारे में बताना है। तो मुगल काल में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार थी और इसमें विभिन्न साधनों और तरीके का उपयोग किया जाता था। विशेष रूप से अकबर के समय में कृषि व्यवस्था अधिक संगठित हुई। अकबर के समय में कृषि व्यवस्था कई गुना अधिक संगठित हुई। खेती के लिए प्रमुख साधन के रूप में या प्रमुख रूप से हल, बैल, फावड़ा, अन्य पारंपरिक उपकरण शामिल थे। मतलब कई पारंपरिक किसान बैल की सहायता से भूमि की जुताई करते थे। सिंचाई के लिए कुआं, तालाब, नहर का प्रयोग किया जाता था। रहट एक महत्वपूर्ण तकनीक थी, जिनसे पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता। मतलब रहट से पानी निकालकर खेतों के तक पहुंचाया जाता था। खेती के तरीके में फसल चक्र का उपयोग किया जाता था, जिसमें भूमि की उर्वरता बनी रहती। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, कपास, गन्ना, नील। मतलब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के फसल उगाई जाती थी। मुगल शासन में भूमि मापन और उपज के आकलन की व्यवस्था विकसित हुई, जिससे किसानों को उत्पादन के अनुसार कर देना पड़ता था। निष्कर्षतः मतलब इसको हम कह सकते हैं कि मुगल काल में खेती के साधन पारंपरिक होते हुए भी प्रभावी थे और सिंचाई हुए कृषि पद्धतियों के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई। हालांकि किसानों को कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। मतलब किसानों को कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मुगल काल में। उत्तर भारत में 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन किस तरह फैला, किस तरह भक्ति आंदोलन का विस्तार हुआ,
उसके बारे में जानना है। तो 17वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण धार्मिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में उभरा। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, व्यक्तिगत भक्ति को बढ़ावा देना और धार्मिक आडंबरों, जाति भेद, पाखंड का विरोध करना था। इस आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, रैदास, गुरु नानक, तुलसीदास शामिल थे। इन्होंने सरल भाषा में भक्ति का संदेश दिया जिनसे आम जनता आसानी से प्रभावित हुई। इन महान संतों ने एक सरल सा भाषा में अपने केवल स्थानीय भाषाओं में भक्ति का संदेश पहुंचाया लोगों तक, और लोग आसानी से इनसे प्रभावित हुए। तो भक्ति आंदोलन दो प्रमुख धाराओं में विभाजित था। एक था निपुण भक्ति, जैसे कि कबीर और नानक थे, जिसमें ईश्वर को निराकार माना, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और दूसरा है सगुण भक्ति, इसको तुलसीदास मानते थे। इसमें ईश्वर का साकार रूप से पूजा किया जाता था। एक निगुण भक्ति थी, मतलब निरंकार, ईश्वर का कोई रूप नहीं है, किसी भी रूप में ईश्वर को पूज सकते हैं। और एक सगुण भक्ति थी, जिसमें ईश्वर का साकार रूप से पूजा किया गया। तो इस आंदोलन ने सामाजिक समानता, भाईचारा, मानवता का संदेश दिया। साथ ही इसने हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण, क्षेत्र के भाषा हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया, महत्वपूर्ण। तो भक्ति आंदोलन ने उत्तर भारत के समाज में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया और भारतीय संस्कृति की नई दिशा प्रदान की। मतलब निम्नलिखित मतलब प्रत्येक पर संक्षिप्त, मतलब नीचे कुछ विषय दिए गए हैं, उन पे हमें संक्षिप्त शॉर्ट से नोट लिखने हैं, शॉर्ट से नोट बताने हैं। तो आइए चलते हैं। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, मतलब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन कैसे हुए थे? तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए, जिसका केंद्र पढ़ंगपुरम के विट्ठल की उपासना थी। मतलब पठकपुर के विट्ठल की उपासना थी, इसका प्रमुख केंद्र। यहाँ बालकरी संप्रदाय ने मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुए, मतलब बालकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस आंदोलन के प्रमुख संतों में ज्ञानेश्वर, रामानंद, एकनाथ और तुकाराम शामिल थे। कौन थे? ज्ञानेश्वर, रामदेव, एकनाथ और तुकाराम प्रमुख संत के रूप में शामिल हुए। इन संतों ने मराठी भाषा में अभंग के माध्यम से भक्ति, असमानता और मानवता का संदेश पहुंचाया। उन्होंने जाति भेद, धार्मिक आडंबरों का विरोध किया तथा सरल भक्ति पर बल दिया। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन सामाजिक समरसता और लोक भाषा के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। मुगल चित्रकारी के यूरोपीय रूपक, मतलब मुगल चित्रकारी के यूरोपीय रूपक कैसे थे? तो मुगल काल में चित्रकारी पर यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। विशेषकर अकबर और जहांगीर के समय में यूरोपीय मिशनरियों के माध्यम से पश्चिमी कला भारत पहुंची। किसके माध्यम से? यूरोपीय मिशनरियों के माध्यम से पश्चिमी कला भारत पहुंची। मुगल चित्रकारों ने प्रकाश, छाया, परिप्रेक्षण और यथार्थवाद जैसी तकनीकों को अपनाया। ईसाई विषय जैसे कि मदर मेरी और यीशु, मतलब मदन मेनी यीशु ने चित्र भी बनाए गए। जहांगीर के काल में चित्रों में प्राकृतिकता और सूक्ष्मता बढ़ी, मतलब जहांगीर के काल में प्राकृतिक के चित्र, प्राकृतिक के स्वरूप को बनाए गए और सूक्ष्मता भी कई गुना बढ़ी। तो यूरोपीय रूपक के प्रभाव से मुगल चित्रकारी कला अधिक यथार्थवादी और कलात्मक रूप से समृद्ध हुई। चांद बीबी कौन थी?
तो चांद बीबी अहमदनगर के प्रसिद्ध वीरांगना और कुशल शासकी थी। चांद बीबी अहमदनगर की प्रसिद्ध वीरांगना और कुशल शासकी थी। वे बीजापुर अहमदनगर दोनों से जुड़ी हुई थी। अपने साहस और नेतृत्व के लिए वो जानी जाती थी। 1595 में जब मुगल ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, तब चांद बीबी ने किले की रक्षा का नेतृत्व किया और वीरतापूर्वक अपना मुकाबला किया। मतलब जब 1595 में मुगलों ने अहमदनगर पे आक्रमण किया तो चांद बीबी ने ही किले की रक्षा की। उन्होंने अपनी वीरता मुकाबला से पीछे नहीं हटा। उन्होंने अपनी हक की लड़ाई को उन्होंने लड़ा। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से भी समय तक मुगलों को रोका। हालांकि बाद में आंतरिक षड्यंत्रों के कारण उनकी हत्या कर दी गई। मतलब उनकी चांद बीबी की हत्या कर दी गई। तो चांद बीबी भारतीय इतिहास में साहस, नेतृत्व और देशभक्ति की प्रतीक मानी जाती है। वस्त्र तकनीकी क्या है? तो मध्यकालीन भारत में वस्त्र तकनीकी का महत्वपूर्ण विकास हुआ, विशेषकर मुगल काल में। कपास, रेशम और ऊन के विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए गए। कताई और बुनाई के लिए चरखा और कलढ़ा, जिसको लोम जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता था। सूती वस्त्र, मलमल, जामदानी और रेशमी कपड़े भारत के प्रमुख उत्पादन थे, जिसकी देश विदेश में बड़ी मांग थी। रंगाई छपाई की उन्नत तकनीकी का भी प्रयोग किया जाता था। वस्त्र तकनीकी के विकास में भारत के वैश्विक व्यवहार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। सूफीवाद क्या है? सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी धाराएं है जो ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, भक्ति और अस्मिता एकता पर बल देती है। सूफी संत बाहरी आडंबरों के बजाय आंतरिक शुद्धता और ईश्वर के सीधे संबंध को महत्व देते थे। भारत में सूफीवाद का प्रसार विशेष रूप से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद के जैसे संतों ने किया। सूफी संतों ने प्रेम, सहिष्णुता, मानवता का संदेश दिया तथा हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। सूफीवाद ने भारतीय समाज में भाईचारा और धार्मिक समन्वय को सुदृढ़ किया। सूफीवाद ने क्या है? भारतीय समाज में उसने भाईचारा, धार्मिक समन्वय को बढ़ाया है। महाराष्ट्र के वैष्णव पंथ क्या थे? महाराष्ट्र के वैष्णव पंथ का विकास मुख्यतः विट्ठल विष्णु की भक्ति के रूप में हुआ, जिसका केंद्र पंढरपुर था। यह वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस पंथों के प्रमुख संत में ज्ञानेश्वर, रामानंद, एकनाथ और तुकाराम शामिल थे। इन संतों ने मराठी भाषा में भक्ति गीत, अभंग रचकर ईश्वर के प्रति प्रेम, समानता, भक्ति के संदेश दिए। उन्होंने जाति भेद, आडंबरों का विरोध किया। मतलब तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदेव जो शामिल थे, उन्होंने जाति भेद, आडंबरों का विरोध किया। उन्होंने जाति भेद को नहीं माना। उन्होंने मराठी भाषा में भक्ति गीत फैलाया। उन्होंने प्रेम से भक्ति का संदेश पहुंचाया लोगों तक। तो महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति सामाजिक अस्मिता और लोक भाषा के विकास में महत्वपूर्ण आधार बनाए। लोक भाषा मतलब स्थानीय भाषा के में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो मुगल चित्रकला का विकास विशेष रूप से अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में हुआ। यह फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर संयोजन है। अकबर के समय चित्रशालाओं की स्थापना हुई, जहां इतिहास, युद्ध, दरबारी जीवन के चित्र बनाए गए। जहांगीर के काल में प्राकृतिक, यथार्थवाद और सूक्ष्म चित्रण विशेष रूप से ध्यान दिए गए। मतलब जहांगीर काल में
प्रकृति, यथार्थ व सूक्ष्म चित्रण पर अधिक विशेष रूप से ध्यान दिए गए हैं। चित्रों में बारीकी, रेखाखंड, चमकीले रंग का विवरण सटीकता से प्रमुख विशेषता है। तो मुगल चित्रकला भारतीय कला का एक समृद्ध और विकसित रूप है। मध्यकालीन समाज में महिलाओं का क्या योगदान था, क्या महत्व था मध्यकालीन समाज में? तो मध्यकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सामान्यतः निम्न मानी जाती थी। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित थी तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अधीन जीवन व्यतीत करती थी। मतलब पिता के आज्ञा के पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसे कुप्रथाएं प्रचलित थी उस समय में, जिसने उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। मतलब महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो जाती थी। हालांकि कुछ महिलाओं ने अपनी योग्यता से विशेष स्थान प्राप्त किए, जैसे कुछ महिलाओं ने विशेष स्थान प्राप्त किया अपनी योग्यताओं के कारण। उन्होंने समाज के नियमों का पालन न करके उन्होंने अपनी योग्यता प्राप्त करने को चाहा। उसमें से कुछ महिलाएं हैं रज़किया, सुंदर और नूरजहां। मतलब सीमाओं के बावजूद ये महिलाओं ने समाज और राजनीतिक में महत्वपूर्ण योगदान बनाया है। सीमाओं में रह के शहरी जीवन मतलब शहरी जीवन कैसे होते हैं? तो मध्यकालीन भारत में शहरी जीवन काफी विकसित था, विशेषकर मुगल काल में। शहर व्यापार, प्रशासन और शिल्प के केंद्र थे। अकबर, दिल्ली और लाहौर जैसे नगरों में व्यापारी, कारीगर और अधिकारी रहते थे। जीवन स्तर वर्गों के अनुसार भिन्न था। अमीर एवं ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था, जबकि सामान्य लोग साधारणतः जीवन व्यतीत करते थे। साधारणतः जीवन को व्यतीत करते थे। बाजारों में विभिन्न वस्तुएं उपलब्ध थी और शिल्प उद्योगों उत्पन्न थे। स्वच्छता और जल आपूर्ति की कुछ वस्तुएं भी थी, लेकिन गरीब वर्ग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना। शहरी जीवन विविधता और असमानताओं से युक्त था, कह सकते हैं। सुधारवादी सिलसिला, मतलब सुधारवादी सिलसिला कैसा था? सुधारवादी सिलसिला इस्लाम की एक प्रमुख सूफी परंपरा थी, जिसका भारत में प्रसार 13वीं शताब्दी में हुआ। इसकी स्थापना शिहाबुद्दीन सुधारवादी ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? शिहाबुद्दीन सुधारवादी ने की थी। भारत के इस सिलसिले को विशेष रूप से बहाउद्दीन ज़करिया ने लोकप्रिय बनाया, जिसका केंद्र मुल्तान था। मुल्तान था। यह सिलसिला पश्चिम चिश्ती परंपरा के भिन्न था। मतलब ये सिलसिला चिश्ती परंपरा से भिन्न था, क्योंकि इसके संत शासकों के साथ संघर्ष बनाए रखते थे और प्रशासनिक मामलों में भी भाग लेते थे। तो हम कह सकते हैं कि सूफी सिलसिला आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण था। दिल्ली सुल्तान के अधीन वास्तुकला, मतलब दिल्ली सुल्तान के अधीन वास्तुकला कैसे थी? तो दिल्ली सल्तनत काल में वास्तुकला का महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसमें भारतीय और इस्लामी शैलियों का समन्वय दिखाई देता है। इस काल में मेहराब, मुखबंद और मीनारों का व्यापक उपयोग किया गया। प्रारंभिक निर्माण में हिंदू मंदिरों की सामग्री का भी उपयोग किया गया। प्रमुख रूप से कुतुब मीनार, गुंबद उल इस्लाम मस्जिद का शामिल है। इस काल में इमारतों में सादगी, मजबूती, ज्यामितीय सजावट प्रमुख विशेषता है। मतलब सादगी, उसकी मजबूती, ज्यामितीय के रूप से सजावट जो किया था प्रमुख विशेषता के रूप में उभरी। तो दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला ने आगे चलकर मुगल वास्तुकला की नींव रखी।
मुगल साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो मुगल काल में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी। सामान्यतः वह पितृ संस्थात्मक समाज के अधीन थी और पर्दा प्रथा प्रचलित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और राजनीतिक प्रभाव के कुछ अवसर, मतलब उच्च वर्ग के महिलाओं को ही शिक्षा, संपत्ति और राजनीतिक प्रभावों के कुछ अवसर मिलते थे। नीच वर्ग के नहीं, उच्च वर्ग के महिलाओं के लिए। तो मुगल महरम की महिलाओं कभी कभी शासन में भी प्रभावशाली भूमिका निभाती थी, जैसे नूरजहाँ, जिन्होंने प्रासंगिक निर्णयों में सक्रिय भाग लिया, जहां आरा बेगम भी प्रभावशाली थी। हालांकि सामान्यतः महिलाओं की स्थिति सीमित और निर्भर थी। तो महिलाओं की स्थिति सीमित रहती थी, किसी न किसी पर निर्भर रहती थी। तो मुगल काल में महिलाओं की स्थिति वर्ग के आधार पर भिन्न थी, मतलब स्थिति है ना, तो वर्ग के आधार पर भिन्न थी। उच्च वर्ग को कुछ अलग विशेषता मिलती थी, निम्न वर्ग को कुछ अलग विशेषता मिलती थी महिलाओं को। तो यह आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यह वीडियो इसके फुल PDF आप लोगों को इस नंबर पे मिल जाएंगे। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका प्राइस ओनली 11 रुपये है। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण PDF है, जो आने वाले एग्ज़ाम जून और दिसंबर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग PDF परचेज करें इस नंबर पे मैसेज करके। वीडियो के अंत में आज यहीं करती हूँ। थैंक यू।